चलिए हम लोगों ने 18 कर लिया था। प्रक्रिया संबंधी नियम जो थे वो था, और 119 में जो हम लोगों का था वो है संसद की वित्तीय कार्रवाई से संबंधित विनियमन। ठीक है, और आर्टिकल 120 में जो है बच्चों, आइए इसमें हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अनुच्छेद 120 ये क्या कहता है? ये कहता है संसद में उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज। मैंने बताया था ना आर्टिकल 120 किसके बारे में बात कर रहा है? हाँ, भाग 17 बेटा, साथ में भाग 17 में जो बातें बताई गई तो वहाँ के संदर्भ में आप देखें तो भाग 17 में तो इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। भाग 17 में कोई बात नहीं है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा या कि हमारी संसद की जो लैंग्वेज होगी, भाषा, किस भाषा का प्रयोग करेगी वहाँ पे, तो वो नेशनल लैंग्वेज के बारे में कल हम लोगों ने लंबी चर्चा इस पर हम लोग हुई थी लास्ट डे। तो उसमें क्या है कि कार्रवाई जो होगी लैंग्वेज उसकी क्या होगी, उसकी भाषा के संदर्भ में बात की गई है। इसी तरह से आर्टिकल 210 में कहा गया है वो विधानसभा की लैंग्वेज के संदर्भ में बात की गई है। अब लैंग्वेज क्या है कि अलग अलग जगहों पे हमारा भारत जो विविधताओं में एकता वाला राष्ट्र है, तो और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ जो हिंदी भाषी नहीं है, तो वहाँ की अपनी लैंग्वेज अलग है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होने के कारण से तो वहाँ पे संसद की जो भाषा लैंग्वेज के संदर्भ में बात बताई गई, वहाँ तो जो कार्रवाई होती है, वहाँ की जो विधानसभाएँ होती हैं, वहाँ पर अपनी कार्रवाई करने होती है। ठीक है, तो ये बात इसमें कल हम लोगों ने की थी। तो संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा हो गई हम लोगों की आर्टिकल 120, है ना। और कोई व्यक्ति अगर मान लो आपकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो बात नहीं करना चाहता है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी जैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज सुन लीजिएगा। मान लो किसी विधानसभा में या लोकसभा में कोई कार्रवाई चल रही है, लोकसभा की बात करते हैं क्योंकि आर्टिकल 120 जो है हमारा वही कहता है लोकसभा के संदर्भ में, लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में कि सदन की कोई कार्रवाई है, तो सदन की कार्रवाई या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं चाहता है और वो पीठासीन महोदय से यानी कि अध्यक्ष महोदय से वो परमिशन लेता है, तो मातृभाषा में वो बोलने की उसको दिया जा सकता है। मातृभाषा आप जानते हैं बहुत सारी भाषाएं मातृभाषा है, 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा मातृभाषा हो सकती है। इसके अलावा भी कोई भाषा अगर है वहाँ की जिसको हमारी इसमें दर्जा नहीं मिला है संविधान के आधार पर, ठीक है, वो अधिक मातृभाषा के अंतर्गत आएगी। ऐसे 22 भाषा है उसमें से तो परमिशन दे देते हैं। मान लीजिए हिंदी के बाद भाषा में से बोलना चाहे तो उसको परमिशन दे देते हैं जो अध्यक्ष महोदय हैं। परमिशन से मातृभाषाओं में आप 22 नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए समय पहले तो 14 ही मातृभाषा है, फिर इसके बाद में सिंधी को जोड़ा गया, फिर इसके बाद में और नेपाली और बहुत सारी जो भाषाएं धीरे धीरे अपने जोड़ते चले गए हम लोग, इस तरह से 22 पहुँचे। तो हो सकता है आने वाले दौर में कुछ और भाषाओं को हमारे यहाँ जो है प्रेफरेंस दिया जाए, स्थान दिया जाए, जोड़ा जाए। तो उन भाषाओं में यानी कि मातृ लैंग्वेज आप मान लो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जिसको अभी सरकार ने अनुसूची 8 में नहीं रखा है, तो आपको मातृभाषा यानी मात्र आपकी जो मातृभाषा होगी उसमें आपको बोलने की परमिशन स्पीकर महोदय दे सकते हैं। क्लियर सर? जैसे हाई कोर्ट की भी कौन सी लैंग्वेज होती है? वो आगे के दौर में आप लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल जो है 348 ये पढ़ेंगे, 124 उसमें देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 124। ठीक है, ओके, आगे हम लोग देखते हैं। 120 हो गया हम लोग का, आप 121 कर लीजिए। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध 21 जो कह रहा है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 122 जो हम लोगों का बेटा वह है संसद की कार्रवाई के बारे में, संसद की कार्रवाई के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। ओके,
ये तो हम लोगों का यहाँ पर ये टॉपिक अध्याय जो हमारी इसी के अंतर्गत संसद की कार्यवाही थी, यानी संसद के संदर्भ में टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। यानी कि हम लोग देखें कि संघ सरकार यानी संघ के बारे में जो पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल जो भी देखा है 122 तक देखा, 23वां भी मैंने बताया था जिसमें राष्ट्रपति महोदय के बारे में था, और उसमें 1, 2, 3 के बारे में ना आर्टिकल 123 तक का इसमें हम लोगों ने उल्लेख कर रखा था। तो यहाँ पर हम लोग बात अभी करेंगे, इसमें 2 आर्टिकल और भी हम लोगों के हैं जिसमें हम लोग अभी देखेंगे कि जी हाँ, हम लोगों ने 122 तक कर लिया ना, ये चर्चा हुई ना। हाँ ठीक है, आर्टिकल 122 तक, और हम लोग का 1, 2, 3 मतलब एक यानी कि जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है आपकी अध्यादेश जारी करने की, उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे इसमें। तो मैं बात कर रहा था अभी तक का आपको कि संघ के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने संघ को टोटल 5 अध्यायों में बटा हुआ है, राज्य भी 5 अध्यायों में बटा हुआ है, सब में 5 अध्याय दिए गए हैं। तो आज बात करनी है क्या? तो 5 अध्यायों में वो कन्वर्ट हुआ है, बटा हुआ है। तो 5 अध्यायों में पहला था कार्यपालिका थी, दूसरे में थी क्या है आपकी संसद, और तीसरे में राष्ट्रपति की विधि निर्माण की जो शक्ति, विधायी शक्ति, विधि निर्माण की शक्ति का ही या विधायी शक्ति यानी कि विधि के संदर्भ में। तो वही आपका इसमें ही आपका आ जाता है, यानी कि अध्याय एक तरह से कहिए जो 5 अध्याय में संघ जो है 5 अध्याय में बटा हुआ है। ठीक है, तो पहला आपको जो था वो क्या था, कार्यपालिका के संदर्भ में था, दूसरा संसद के बारे में है, तीसरा है राष्ट्रपति की विधि निर्माण शक्ति या विधायी शक्ति के संदर्भ में है, और इसके अलावा जो है संघ की न्यायपालिका और उसके बाद में नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक के संदर्भ में बताया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें जिक्र कर लें। बात करें तो संघ की सरकार के बारे में जो 3 अध्यायों में है, 5 अध्यायों में है। अध्याय 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, अध्याय 2 इसमें क्या है, कार्यपालिका है, इसमें क्या है, संसद है, और इसमें क्या है, राष्ट्रपति की क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर है। इसके बाद अध्याय आपका अध्याय 4 जो है न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका के संदर्भ में बात करेंगे, और उसके बाद अध्याय कैग के बारे में, ठीक है, इसके बारे में। ये हम लोगों का यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसमें देखना है, काफी जानते हैं आप लोग, इसके बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद में आप लोगों का ध्यान रखेंगे न्यायपालिका के बारे में। चलिए आइए इसमें कुछ देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो आर्टिकल 1 में बताया गया है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसको क्यों एक अध्याय के रूप में रखा गया है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अध्याय मतलब अध्याय 3 में क्यों रखा गया, इसको एक विशेष वेटेज को दिया गया। कारण वेटेज इस कारण से इसको दिया गया कि जब चूंकि सारे विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसी में होती है, लेकिन अगर एक क्रिया में न हो, प्रक्रिया में न हो, यानी सत्र न चल रहा हो और कोई काम करना, कोई कानून बनाना अति आवश्यक है, मतलब कोविड का दौर आ गया, महामारी सडनली बढ़ने लगी, 2 दिनों में ही कुछ ऐसा हो गया, 4 दिनों में, 1 हफ्ते में कुछ ऐसा हो गया कि बहुत बड़े मतलब पैमाने पर कोई चीज़ होने लगी, तो सरकार को कुछ तत्कालिक रूप से कोई निर्णय लेना है कार्यपालिका को, तो वो क्या करेगी, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास आएगी और अपने इंटरनेट से सलाह लेते हुए और फिर राष्ट्रपति महोदय को कहेगी और तत्काल रूप से मतलब उसको लागू करेगी।
ये अपवादिक स्थितियों में, इमरजेंसी की स्थिति में करके अध्यादेश जारी कर देंगे। तो इसका कोई जरूरी नहीं कोई चीज़ इमरजेंसी हो, लेकिन मैटर यही होता है कि सत्र ना चल रहा हो, सदन क्रियाशील न हो और उस समय कोई कानून बनाना आवश्यक, अति आवश्यक हो, ठीक है। सदन क्रियाशील न हो, कानून बनाना अति आवश्यक हो, तो वो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट की मोहर लगवा करके लेकर के आएंगे और राष्ट्रपति महोदय फिर उसको तुरंत आदेश जारी कर देंगे और अगले 6 महीने तक, जब तक सत्र कोई चलता नहीं है तब तक के लिए वो वैलिड रहेगा, है ना, वो कानून के रूप में रहेगा। और सत्र चलने के बाद में 1.5 महीने के अंदर, ठीक है, वो अगर कोई उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, यानी कानूनी रूप उसको नहीं देते हैं, ठीक है, 1.5 महीने का पूरा टोटल समय मिलेगा उनको, ठीक है। उसके बाद में 6 सप्ताह, ठीक है, 6 सप्ताह का समय मिलेगा, उसके दरमियान उनको कर लेना होगा, ठीक है। तो नहीं करते हैं तो फिर वो खारिज हो जाएगा, एक अलग बात है। यानी 7.5 महीने को टोटल मिलाकर के अधिकतम कोई अध्यादेश अगर जारी किया जाता है, अधिकतम 6.5 महीना, 7.5 महीना क्रियाशील रह सकता है, ठीक है, और उसके बाद वो स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। तो ये क्योंकि राष्ट्रपति की एक अपनी विशेष शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति है, इस नाते इसको एक अध्यादेश दे दिया गया इसको, ठीक है। आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लिखिए, संसद के विश्राम काल में, उसी में आर्टिकल आप 1, 2, 3 के अंतर्गत ही आगे लिखते चले जाइए। संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति, संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति, ये बात तो बताई गई इसमें, डैश करके इसमें लिखिएगा क्या क्या बिंदु है इसमें। नंबर 1 है बच्चों, जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते, जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते, सत्र में नहीं होते तथा राष्ट्रपति को इस समय यह समाधान हो जाए कि, राष्ट्रपति को इस समय यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियों हो जाए कि, ऐसी परिस्थितियों या ऐसी परिस्थितियां, नॉट परिस्थितियों, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, जिनके कारण तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट है बेटा इसी में, इस अनुच्छेद के अधीन निकाला गया अध्यादेश इस अनुच्छेद के अधीन निकाला गया अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना कि अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना कि संसद का अधिनियम, जितना कि संसद का अधिनियम, यानी कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, कानून के तौर पे ही रहेगा, भले ही वो कम पीरियड तक विद्यमान रहने की उसकी शक्ति हो, लेकिन वो पूरी तरह से कानून ही माना जाएगा, है ना, क्योंकि आगे चल करके अगर अपडेट कर देंगे तो कानून बन ही जाएगा वो,
अगर उसको कोई निरस्त नहीं करते हैं या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं करते जो निरस्त हो जाए, और वैसी प्रक्रिया ना करने का मतलब है कि आगे कानून नहीं बनाते हैं 1.5 महीने के अंदर, सदन चलने के 1.5 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं करते उसमें। तो अब ये भी जान लीजिए, कभी कभी होता क्या है कि कोई जरूरी 1.5 महीने के बाद, सदन चलने के 1.5 महीने बाद उसको मतलब कानून बनी जाए, हाँ उसमें प्रक्रिया स्टार्ट हो जानी चाहिए, उस पर निर्णय ले लेना चाहिए कि अब कानून बनेगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर वो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई तो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे सदन चला, 6 महीने बीत रहे हैं आपके, जैसे 6 महीने 1-2 दिन बचा ही है तब तक सदन की स्टार्ट हो गई कार्रवाई, ठीक है, पुटअप हो गया वो, और वो मतलब सदन चल गया। तो अब सदन जैसे स्टार्ट हो जाएगा, 1.5 महीने का उसको गैप मिल जाएगा। 1.5 महीने के गैप के बाद में अगर वो लास्ट में चल रहा है, मतलब यानी कि वो 5वें सप्ताह के बाद 6ठे सप्ताह में उस पर मैटर को मतलब संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई, तो भी वो एक्सटेंड हो जाएगा, आगे फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि उसको 1.5 महीने तक आपने उसको रख ही दिया, फिर 1.5 महीने बाद आप उसको सोच रहे हैं, 6 सप्ताह के बाद 7वें-8वें सप्ताह में विचार कर रहे हैं, तो वो फिर पेंडिंग आपका। ऐसा मोस्टली होता नहीं है, जब कोई नॉन इंटरेस्टेड होता है तभी इस तरह की चीज़ें छूटती हैं, यानी कि जो सरकार है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उस पर उसको मतलब खुद ही खत्म करना चाह रही है एक तरह से, या तो पारित नहीं करा पा रही, मान लो सदन पे चर्चा चली और संयोग से उस विधेयक को कानूनी रूप देने में उसको बहुमत नहीं है, तो भी वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। एक तरह से कहिए कि सरकार बिना सदन के मतलब बहुमत के आधार पर, सदन में उस कानून के बहुमत के आधार पर, बहुमत का आधार नहीं है, उस कानून के लिए बहुमत नहीं जुटा पा रही है सरकार, तब भी वो कानून बना दे रही है, ये माना जाता है तब तक की स्थिति में। समझ रहे हैं बात को। यानी कि जैसे मान लो कोई पूर्ण, हमारे यहाँ कानून बनाने की 3 प्रक्रियाएं हैं। कानून साधारण विधेयक है, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति है। 3 तरह के कानून। मान लो ये वाला कोई विधेयक आ गया है कि जो आधे से विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों वाली सहमति वाला मान लो कानून है, और सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से उसको कानून बना दिया है, तो वो सदन में जैसे ले जाएगा, मान लो कि बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है सरकार की, तो वो पारित नहीं करा पाएगा, तो वो कानून बना सकता है। कहने का मतलब इस तरह की चीज़ों पे कानून बना सकता है, यानी कुछ भी बना सकता है। कहने का मतलब किसी को बहुमत हो सरकार का, ना भी हो, राष्ट्रपति को अगर शपथ कर ले जाता है कैबिनेट के माध्यम से, तो चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह का भी सोचने की आपको जरूरत है कि मतलब क्रिटिकल स्थितियों में कि किसी जरूरत नहीं कि बहुमत कराएं और तब कानून बनाएंगे, नहीं, तत्काल जरूरत है और तत्काल हम बना ले रहे हैं कानून, है ना। तो इस तरह की चीज़ें इसमें संरचना हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसे विशेष मुद्दों पर कोई सरकार ऐसा कानून नहीं बनाती है कि जाके हम वहाँ गिर जाए, पता चला उसको बहुमत नहीं करा पाएंगे तो विधेयक फेल हो जाएगा। तो ऐसा रेयर केसेस होता है, कभी ऐसा कोई करता नहीं है। कोई प्रॉमिस वाला मुद्दा हो कि किसी जनता को प्रॉमिस करके आए हुए हैं, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे, तो लद्दाख वाला जो केंद्रीय प्रदेश क्षेत्र था हमारा, जम्मू एंड कश्मीर जो बना हुआ है, पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, अब उसी का एक पार्ट हुआ करता था आपका लद्दाख, लेकिन अभी लद्दाख क्या टेरिटोरियल प्रदेश बन गया है। इसमें 2 ही जिले हैं आपको, एक तो लद्दाख है और दूसरा आपका है जो है एक लेह पड़ता है, और दूसरा क्या पड़ता है वहाँ पे कारगिल। 2 ही जिले हैं उसमें, ठीक है। अब उसमें क्या होता, पहले विधानसभाओं में इसका प्रतिनिधित्व हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, अभी उसका प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है, क्योंकि वो विधानसभा उसकी अलग हो गई, उसकी अलग हो गई। अब केवल एक ही सांसद वहाँ के जो थे वही सांसद रहते हैं, तो वह कुछ डिमांड वो कर रहा है अपने आप को, जैसे वो डिमांड कर जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं लोकसभा, हाँ से लद्दाख में 2 ही हैं। हाँ, मतलब वही बात बोलता है, वो तो सीटें वहाँ पर एक ही हैं। पहले विधानसभा जो हुआ करती थी तो उसमें वहाँ के भी लोग तो आते थे, लद्दाख के भी तो लेते, लेकिन जब से बट गया तो वहाँ को विधानसभा है ही नहीं, लद्दाख में तो विधानसभा है ही नहीं, तो प्रतिनिधित्व उसका घट गया ना, विधानसभा में कोई रह नहीं, अब उसके कोई मेंबर विधानसभा में आएंगे नहीं, यानी कि विधानसभा की मेंबरशिप उसकी समाप्त, और यानी कि वहाँ पे कोई विधायक नहीं बनेगा, मिला की बात हो गई ना। अब केवल एक सांसद होगा जो कि बड़ी सभा में जाके प्रतिनिधित्व करेगा, राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसकी डिमांड है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब वो वहाँ पर तो विधानसभा तो बनाई नहीं जा सकती क्योंकि 2 ही जिले उसमें आते हैं, तो वो कह रहा है अपने आप को अनुसूची 6 में डाल दो, अनुसूची 6 में डाल दो। अनुसूची 6 में क्या है आप जान रहे हैं कि जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण जो है प्रावधान की बात कर रही है, तो उसमें क्या है कि 4 ही स्टेट अभी आप पूर्वोत्तर भारत में रखे गए हैं। पूर्वोत्तर भारत के और बहुत सारे राज्य अपने आप को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात पहले से कर रहे हैं, और 6ठी अनुसूची में जो राज्य किए गए हैं उनकी अपनी विशेष पावर होती है। जैसे वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वो अपने आप में स्वायत्त संस्थाएं होती है, स्वायत्त निकाय के तौर पर कार्य करते हैं, और वो कानून बनाने की शक्ति रखते हैं। जैसे विधानसभाओं की शक्ति जो होती है, कुछ ऐसी शक्तियाँ वो लोग भी रखते हैं, थोड़ा समझिएगा इस बात को। फिर उसके बाद में ये चीज़ें वहाँ पर उठ रही हैं,
मुद्दे उठ रहे हैं कि मतलब हमको अनुसूची 6 में रखा जाए, ठीक है। अब अनुसूची 6 की क्या क्या विशेषता है, इसमें कभी और चर्चा करेंगे, आप तब तक पढ़िएगा उसको। तो अनुसूची 6 में क्या क्या विशेषताएं हैं, उस आधार पर उसको मिलना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसको मतलब एक अपनी स्वायत्ता की मांग कर रहा है, एक तरह से कि डिमांड उसकी बढ़ रही है। अब डिमांड सरकार मान ले तो बड़ी दिक्कत ये है कि बाकी लोगों की डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी, और राज्यों जैसे नागालैंड वगैरह के लोग हैं, मणिपुर वगैरह है, या बहुत सारी बातें उठती हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मतलब मुद्दे उठते हैं कि जहाँ पर उस तरह की जनजातियों को लेकर के कि जनजातियाँ मांग करती हैं अपने आप को लेकर के, तो वो सरकार कर नहीं सकती है, और कर की मतलब कर देगी तो उनके लिए भी करना पड़ेगा, जो कि सरकार के लिए चैलेंजिंग विषय हो जाएगा, एक और बड़ा मुद्दा सरकार के लिए गहरा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर जातियाँ दो ही तरह की हैं, जैसे यमन का जो आपका लद्दाख का एरिया है वो बौद्धिस्ट बहुत धर्म से काफ़ी अफेक्टेड एरिया है, क्योंकि वहाँ पे तिब्बत आप देख रहे हैं, तिब्बत में बहुत धर्म बड़े पैमाने पर, तो वो जो लद्दाख वाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो लेह वाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो क्या है बौद्धिस्ट क्षेत्र में से बहुलता वाला है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वो मुस्लिम बहुल एरिया पड़ता है, वहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर दो ही जातियाँ मिलती हैं, दोनों ट्रिब्यूनल्स नहीं है, ध्यान रखने की बात है। ना बौद्धिस्ट हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल्स हैं और ना ही हमारे यहाँ मुस्लिम है, तो उस नाते यानी कि जनजाति नहीं है, ये जनजातियों में नहीं, अल्पसंख्यकों में आ जाते हैं ना हमारे यहाँ, तो ये अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, जनजातियाँ हैं, तो किस आधार पर, जनजातियों के आधार पर भी अनुसूची 6 में शामिल किया जा सकता है। तो कई सारे चुनौतियाँ हैं, सरकार जिसमें नहीं कर सकती है, तो वो एक विषय हो रहा है, वहाँ पर भी मतलब एक मुद्दा उठ रहा है। ये सब बहुत सारी चीज़ें जो आप जानते हैं, तब आप जाकर किसी चीज़ पर डिस्कस कर पाते हैं कि क्या है, सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्या कारण है। चलिए, तो ये तो कुछ आपको एडिशनल जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी थी। तो मैं बात कर रहा था कि अनुच्छेद के अधीन निकाला गया अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना कि संसद का अधिनियम, परंतु ऐसा प्रत्येक अध्यादेश डैश संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। नंबर 1 है डैश संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा, संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा तथा संसद के पुनः सत्र में होने से रखा जाएगा तथा संसद के पुनः सत्र में होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उस अवधि की समाप्ति से पहले दिन समाप्ति के पहले यदि दिन नहीं करेंगे, अवधि की समाप्ति से पहले यदि दोनों सदन उसके अनानुमोदन मतलब अस्वीकृति, अनुमोदन नहीं कह रहा है, अनानुमोदन कह रहा है, अनानुमोदन यानी अस्वीकृति, शायद लिख सकते हैं ब्रैकेट में, का संकल्प पारित कर देते हैं, अनानुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर लागू नहीं रहेगा। दूसरे संकल्प के पारित होने पर लागू नहीं रहेगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड दूसरा बिंदु है, वो क्या है, राष्ट्रपति द्वारा, पॉइंट 2 है इसी का, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
चीज़ देखिए, इसमें दिलचस्प बात ये है, क्योंकि दोनों सदनों से कोई कानून तभी बनता है जब दोनों सदनों से पारित हो, ठीक है। अगर मान लो कोई सदन 6 महीने, टेक्निकल है समझिएगा, कोई सदन 6 महीने की में कार्रवाई शुरू होगी, मान लो लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी किसी सदन की 6 महीने के दरमियान, 6 महीना पूरा होते होते कोई सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सदन लोकसभा में कानून आ गया, कार्रवाई चल रही है, या मान लो लोकसभा से हो चुकी थी, मान लो 1 मिनट के लिए, और सरकार ने उसको, लेकिन हो जाएगी तो अध्यादेश कैसे बनेगा, मतलब दूसरा सदन, क्योंकि दोनों सदनों से स्वीकृति है, तो दूसरा सदन अगर जब से स्टार्ट हो दूसरा सदन, तो डेट तब से मेंशन की जाएगी 6 महीने वाली दूसरे सदन की, यानी पहला सदन समाप्त होने के, मतलब जैसे पहला सदन चूंकि स्टार्ट हो गया 6 महीने के बाद, 6 महीना में कुछ दिन बचा ही था, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं कि 6 महीने से ज़्यादा सदन खींचे, 6 महीने में सदन की भी बैठक होनी जरूरी है ना, दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बैठक जरूर होगी 100% तो बैठक होगी। अब वो बैठक हो गई 6 महीने से पहले चल गई, तो वहाँ पर कोई कार्रवाई मान लो स्टार्ट हो गई उसकी, और फिर इसके बाद में लोकसभा की, राज्यसभा की बैठक बाद में शुरू हुई, तो जब दोनों में बैठकें होंगी, जब फाइनल होगा तब का वो आधार माना जाएगा। क्या समझ रहे हैं? जैसे इसको समझिएगा कि 1 महीना बीत गया, लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, ठीक है, लेकिन लोकसभा से फाइनली हो गया, यानी मान लो 6 सप्ताह पूरा होने तो होते लोकसभा की कार्रवाई से शुरू हो, परमिशन हो गई, ठीक है, लोकसभा में स्टार्ट हो गया, लेकिन वो फाइनली बन नहीं पाया कानून, चूंकि राज्यसभा से अब तक नहीं हुआ, और राज्यसभा मान लो उसमें सत्र में लेट भी आ रही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने बाद अगर राज्यसभा की बैठक हो रही है या कुछ दिनों के बाद हो रही है, तो उसी में इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि दूसरे सदन की जब बैठक होगी दोनों से फाइनल होगा तब जाएगा। ये कुछ कंडीशन इस तरह की है, समझ रहे हैं बात को। तो दूसरा सत्र अगर क्रिया में नहीं है तो ये डेट एक्सटेंड दूसरे सत्र को लिया जाएगा, ना कि पहले वाले सत्र की तिथि को लिया जाएगा। नहीं, कार्रवाई लेट नहीं हो, यहाँ वो सदन ही ना चल रहा, बात यहाँ सदन चलने ना चलने की, कार्रवाई की नहीं, बात सदन क्रिया में सदन चलेगा तभी तो कोई चीज जाएगी वहाँ पे, मान लीजिए राज्यसभा नहीं चल रहा है, लेट हो गया तो बात हमेशा कर पाएंगे, तो वही तो बता दें सवाल क्या है। हाँ, तो यही करेंगे कि मान लीजिए ज़्यादा गैप हो जाए तो वजह से समाप्त हो जाएगा, नहीं, वो बात हो रही है कि मतलब जैसे एक सदन चल रहा है दूसरा सदन नहीं चल रहा है, तो दूसरे सदन का जब डेट बैठेगा तभी से वो माना जाएगा, कहने का मतलब ये है। जैसे दोनों सदनों का जैसे 6 सप्ताह कहा गया है ना, 6 सप्ताह दोनों सदनों के कहने का मतलब है कि एक सदन वालों पहले स्टार्ट हो गया, दूसरा सदन बाद में स्टार्ट हो गया, तो दूसरे वाले सदन का 6 सप्ताह माना जाएगा, ऐसे समझो इसको। जैसे पहला वाला सदन 6 महीने के पहले स्टार्ट हो गया, एक ही दिन बचा था, दूसरा वाला सदन संयोग से 6 महीने से लेट जा रहा है, कोई जरूरी भाई एक सदन से दूसरे एक सदन की बैठक में दूसरी बैठक में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि वो उसका राज्यसभा का भी टैली करेगा या लोकसभा का भी टैली करेगा, किसी भी सदन की बात जैसे है, किसी एक लोकसभा की बात करिए लोकसभा, तो ये जो बैठक करेगी अपने दूसरी बैठक में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होगा, लेकिन इसकी जब मान लो किसी डेट की 1 तारीख को इसकी बैठक हुई थी किसी एक को, फिर 6 महीने बाद एक से पहले इसकी बैठक हो जाएगी लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा की कंडीशन ये है कि 15 को हुई थी तो अगले 15 को होगी, मान लो किसी भी डेट में 6 महीने के बाद, तो ये तो क्या हो गया, इसका सत्र लेट नहीं हो गया, यहाँ से 15 दिन बाद हो रहा है ना, तो अगर 6 सप्ताह जो जोड़ा जाएगा इस 15 से जोड़ा जाएगा, ना कि इस वाले से जोड़ा जाएगा। क्या समझ आ रही बात? जैसे मान लो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 6 महीने बाद की बैठक हो गई, अगर आपको 6 महीना कंप्लीट करते करते तो 1 जुलाई से पहले होना चाहिए, 1 जुलाई से पहले होना चाहिए, तो 7 महीना जुलाई में भी जाएगा, 1 जुलाई यानी 6 महीना जून तक पूरा होगा ना। मान लो मतलब ऐसे कुछ कंडीशन बनाते हैं कि 6 महीने जुलाई में जाएगा, 1 जुलाई से पहले इसकी बैठक हो जानी चाहिए, लेकिन ये इसकी बैठक के लिए है ना, दूसरा सदन मान लो 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और वो कोई कंडीशन ऐसी है कि उसकी अगली बैठक 15 जुलाई तक होनी चाहिए, समझ रहे हैं बात को। अब विधेयक आया 6 महीने वाला, वो अध्यादेश कोई था, अब अध्यादेश को कहाँ माना जाएगा, इस 1 जुलाई से 6 सप्ताह माना जाएगा कि 15 जुलाई से 6 सप्ताह माना जाएगा, 15 जुलाई से जब बैठेगा तब से माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्योंकि दोनों की ये कैसे क्यों किया गया है, क्योंकि दोनों सदनों से पास होगा तभी तो कोई कानून बनेगा, इस नाते जोड़ा इसमें नहीं जाएगा पहले वाले सदन में, क्लियर हो रहा है। तो
इस हिसाब से अगर देखा जाए तो और भी डेट बढ़ सकती है, यानी 7.5 महीने से भी ज़्यादा हो सकता है। मान लो 15 दिन लेट हो रहा है तो 15 दिन और लेट हो जाएगा, 2 सप्ताह और टूट जाएगा। बात आप समझ रहे हैं ना। तो उस कंडीशन में अगर कोई टेक्निकल बात करता है आपसे कि क्या कोई प्रोबेबिलिटी है कि कुछ दिन और बढ़ सकता है, तो बढ़ सकता है, लेकिन सदन की जुड़ी बैठकों में डिफरेंसेस जो दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना थोड़ा सा। तो ये बहुत टेक्निकल बात है, थोड़ा इसको देखने की जरूरत है। दूसरा सदन जब क्रिया में आ जाएगा तो चलिए, और ये तो हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब हम लोग संघ की न्यायपालिका के संदर्भ में देखेंगे। संघ की न्यायपालिका, ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब 124 से लेकर के कहाँ तक है? 124 से लेकर के न्यायपालिका हमारी कहाँ तक दी गई है? 147 तक, 147 तक, है ना। से नियंत्रक महालेखा परीक्षक स्टार्ट हो जाएगा, 47 तक ही होगा ये, 47। में भी है ना नियंत्रक महालेखा प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर होंगे, तो ये भी आपका रहेगा लगभग करीब में 151 में देखेंगे तो हम लोग इसमें देखिए 2 भागों में बटा हुआ है, क्योंकि इसके बाद में आप लोग देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो 48 से बेटा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 48 से क्या होगा? 48 से 47 तक रहेगा, और 48 से लेकर के 148 से लेकर 151 तक हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कैग हो जाएगा, नियंत्रक महालेखा। तो न्यायपालिका हमारे टोटल 124 से लेकर के 147 तक हम लोग न्यायपालिका के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। 148 में हमारा कैग आ जाएगा, ठीक है, कैग, ठीक। 148 से लेकर के 151 तक देखेंगे, तो 48, 49 और 50 4 आपके आर्टिकल्स जो होंगे वो कैग से रिलेटेड होंगे। बाकी जो शेष बचते हैं 123 1 2 3 के बाद में आप जान रहे हैं कि सीधे न्यायपालिका आ जाएगी, और न्यायपालिका यानी 1 2 3 के बाद 1 2 4 से स्टार्ट होगी, और 1 2 4 से लेकर के लगातार 1 4 7 तक बनी रहेगी, ठीक है। न्यायपालिका के संदर्भ में हम लोग आज आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, न्यायपालिका देखिए, संघ की न्यायपालिका, हेडिंग कर लीजिए, संघ की न्यायपालिका। अध्याय 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, संघ की न्यायपालिका। आर्टिकल 124 से 147 तक इसमें कुछ लिखते हैं। चलिए, आर्टिकल लिखते हैं पहला। इसमें कई सारे बिंदु बताए गए हैं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। चलिए, सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें देख लेते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो इसको हम लोग को जानना जरूरी है। पहला है, भारत में सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में, एससी लिख दीजिएगा संक्षेप में, बार बार लिखेंगे तो स्टूपिड रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में एससी, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश समय समय के साथ क्या होता है, न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसमें वर्तमान 34 टोटल लेकर के 34 है, 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, तो 34 की संख्या बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि एक आपने मुख्य न्यायाधीश ले लिया है, तो वर्तमान समय में 33 करेंगे, 34 नहीं करेंगे उसमें। तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं या हैं, सीधे कर लीजिए हैं। आगे चल करके अपडेट करेंगे तो संख्याएं बढ़ जाएंगी, संख्या क्यों बढ़ रही है भाई? क्योंकि कार्यभार जनसंख्या बढ़ी हुई है हमारी, भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर कार्यभार भी उसके बढ़ते चले जाएंगे। ज़्यादा मुकदमे न्यायपालिका में आएंगे तो उतने न्यायाधीशों से कार्य कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो वो समय समय पर अपनी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। होते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिएगा, चाहे उसी में मिसलेनियस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रपति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जिन्हें वह
उचित समझता है, जिन्हें वह उचित समझता है, से परामर्श करके करता है, से परामर्श करके करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अवश्य लेता है। नहीं मस्ट कर दिया गया है यहाँ पे, अवश्य लेता है, ऐसा नहीं स्वविवेक से कर दे, ऐसा नहीं करेगा, वो राय जरूर लेगा। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अवश्य लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तभी नियुक्त होगा, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तभी नियुक्त होगा जब वह भारत का नागरिक होगा। कुछ कंडीशन बता रहा है 4-5, वो लिखते चले जाइए। नंबर 1 भी कर सकते हैं, नंबर 1 भारत का नागरिक होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या कामा लगाते हुए लिखते चले जाइएगा। दूसरा है किसी उच्च न्यायालय के, पहला था भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यताओं की बात कर रहे हैं, ये तभी होगा। दूसरा पॉइंट है किसी उच्च न्यायालय में अथवा ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में, ऐसे यानी उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट्स के कोई 2 न्यायालय में भी वो न्यायाधीश के रूप में रह सकते हैं। तो कह रहा है ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, कम से कम लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है अथवा करके, अथवा किसी हाई कोर्ट का ऐसे 2 या अधिक न्यायाधीशों में न्यायालयों में, ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक, ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, और अगला पॉइंट है बेटा, तो उसमें से हटके अब इसका योग्यता नहीं रह गया, योग्यता का पॉइंट नहीं है इसमें, नियुक्ति की पॉइंट ना होकर के अब न्यायपालिका के बारे में है।
कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर, कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या नहीं करता, नहीं करता है या नहीं कर लेता है, मतलब अपने पद पर वो 65 ईयर्स तक रहेगा। ठीक है, इससे पूर्व देखिए भाई, आंखों पे बड़ा जोर देना पड़ रहा है। इससे पूर्व उसे उसके पद से केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। यानी कि कोई न्यायाधीश अगर हो गया है तो 65 वर्ष की वह सेवा पूरा करेगा और उस दरमियान उसको हटाया जा सकता है तभी कि जब वो कदाचार या असमर्थता की स्थिति में आ चुके हों, तभी उन पर हटाया जाएगा। कदाचार मतलब उन पर कोई ऐसा दोष लग गया कि उन्होंने संवैधानिक मतलब जो संविधान का सही ढंग से पालन नहीं किया है, ये सिद्ध होता है और महाभियोग की प्रक्रिया उन पर चला दी गई है, उसके तहत उनको दंडित कर दिया गया है और उनको हटा दिया गया है, तभी हटाया। मतलब जब महाभियोग लगेगा, पास हो जाएगा, प्रक्रिया के माध्यम से उसको हटा दिया जाएगा, तभी वो हट सकते हैं। एक प्रक्रिया ये है। दूसरा, असमर्थ हो गए हैं बीमारी या किसी और कारणों से कार्य करने में, तो ही हो सकता है, वरना 65 साल की सेवा पूरी ही करेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए, कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाता है तथा राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यायपालिका के शेष बिंदुओं के साथ। इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की संस्कृति, हाँ वो सब आगे मिलेगा।